था उसी दिन मैंने उसे फोन किया था, कपिल देव आगे से खेलना बंद कर दे तो जिंदगी भर के लिए वर्ल्ड कप अपने पास ही रहेगा। जब अपन खेलने नहीं जाएंगे तो वापिस जाएगा कहां से? कह दो भैया अपना आइडिया ड्रॉप हो गया। अच्छा, अपन शुरू में हार जाए तो बाद में इच्छा रहती है फाइनल में पाकिस्तान नहीं जीते। बस फाइनल में पाकिस्तान हार जाए तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम जीत गए हों। हमारे कमजोर होने की वजह यही है कि हम खुद मजबूत नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं दूसरा कमजोर बना रहे। जिस दिन हम मजबूत हो जाएंगे उस दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे याद है 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हो गए, तीनों से कहा 1-1 वर मांग लो। तो अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा, उसने कहा भगवान मुझे भी गोरा करो, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी 1 वर मांग ले। बोले जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन साड़ों को फिर से काला कर दो बस आप। तो अपन तो जीतना ही नहीं चाहते, दूसरा हार जाए बस। हमारे कमजोर होने की वजह ही सदैव ये रही। मुझे याद है एक आदमी भूखा मर रहा था, भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा जो भी चाहे मांग ले, तू भूखा मर रहा है, रोटी नहीं है शाम की, पर एक ही शर्त है। बोले क्या? बोले तेरे पड़ोसी को दुगना दूंगा तेरे से, कुछ भी मांग ले। तो आदमी घबरा गया जो भूखा मर रहा था। उसने कहा भगवान अगर यही बात है तो मेरी एक आंख फोड़ दो, भूखा मर जाऊंगा लेकिन पड़ोसी के पास डबल हो जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सब लोगों की बर्बादी की वजह है कि हम लोग ये नहीं चाहते कि हम संपन्न हो, हम चाहते हैं दूसरा हमसे कमजोर हो। हम अपने दुख से इतने दुखी नहीं रहते जितने पड़ोसी के सुख से दुखी रहते हैं। जिस दिन हम पड़ोसी के सुख से सुखी होना हो जाएंगे उस दिन सारी की सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। और हमारी स्थिति ऐसी नहीं, आंख अखबार पढ़ लीजिए, अखबार वाले मेरे भाई बैठे हैं, जितनी भी खबरें छपती हैं नेगेटिव पहले पेज पर छपेंगी। उसने उसका अपहरण कर लिया, उसने उसका बलात्कार कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। उस कंपनी ने 800 करोड़ का मुनाफा कमाया 8वें पेज पर। अरे भाई जिस मुल्क में अच्छा घट रहा है उसको पहले पेज पर लिया हो, जिससे मुल्क शर्मिंदा हो रहा है उसे 8वें पेज पर डाल दो। पॉजिटिव को ग्लैमराइज करते रहो, नेगेटिव को निग्लेक्ट करते रहो। और यही नहीं, हमारे देवी देवताओं के साथ भी यही स्थिति थी। सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य बोलता था, देवी देवता पीछे पड़ गए उसके, बोल झूठ नहीं बोला तो उसको इतना सताया कि शमशान घाट तक पहुंचा दिया। मैं पूछना चाहता हूं देवताओं तुम्हें क्या टेंशन हो रही थी? एक आदमी सत्य बोल रहा था तो अरे तुम किसी झूठ बोलने वाले को सताते तो वो सत्य बोलने लग जाता। तुम लोग नेगेटिव हो गए इसलिए हम लोग भी नेगेटिव हो गए। आप फिल्में देख लीजिए, 2.5 घंटे तक एक गलत व्यक्ति का अत्याचार दिखाएंगे और आखिरी 5 मिनट में उसको मार करके फिल्म खत्म कर देंगे। जिस दिन इस मुल्क में 2.5 घंटे तक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का आतंक दिखाया जाएगा उस दिन से मुल्क में कानून व्यवस्थाएं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 2.5 घंटे तक वो आदमी सताता रहता है। हमारे यहाँ रामलीलाएं होती हैं, जिस दिन से 10 दिन दिल्ली में रामलीला होती है, जिस दिन रावण एंटर करता है उस दिन भीड़ बढ़ती है, और जिस दिन वो मर जाता है उसके बाद रामलीला खत्म हो जाती है। भाई उसके बाद भी दिखा दो यार। उस दिन बोले रावण को फूंक दिया, बोले काम खत्म, चलो वापिस चलते हैं। तो हम नेगेटिव को ग्लैमराइज करते रहे। मैंने पुराणों के अंदर एक महिला अपने पति की याद में जा रही थी, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उन्हें प्रणाम नहीं किया, महिला पति की याद में आगे चली गई। ऋषि मुनि ने महिला को श्राप दे दिया, जा तू अपने पति को भूल जा। किसी महिला को श्राप दे दिया, जा तू पत्थर की हो जा। अरे भाई तू तपस्या कर रहा था कि उस लुगाई को देख रहा था? तुम्हें क्या टेंशन हो रही थी? एक महिला अपने पति की याद में जा रही थी। ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो इंद्र देवता अपने नाचने वाली अप्सरा को भेज देते थे, जाओ उसकी तपस्या तोड़ आओ। और जब भी राक्षसों ने तपस्या की तो देवता लोग हथियार देने पहुंच गए, वरदान देने पहुंच गए। अगर हमारे देवता लोग सही लोगों को वरदान देते, गलत लोगों को श्राप देते तो आज हम भी पॉजिटिव हो गए होते। मैं आपसे ये मत कहना चाहता हूं कि मैं नहीं कहना चाहता किसका बिगाड़ो, आप कोशिश करो किसका भला कर सकते हो। हम सुबह किसी काम पर निकले तो हमारे दिल्ली में और उधर हिंदू धर्म में कहा जाता है सामने से अर्थी निकल जाए तो कहते हैं बड़ा अच्छा शगुन है। अर्थी को अच्छा शगुन माना जाता है।
जिस मुल्क में किसी की मौत आपका शगुन बन जाएगी, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जिस दिन किसी का आंसू हमारा आंसू बनेगा, जिस दिन किसी की हंसी हमारी हंसी बनेगी, उस दिन आप देखेंगे एक सुनहरा भारत हमारे हाथों के अंदर। सोचना अच्छा सोचो, बेटर सोचो, ऊंचा सोचो। चकोर से कहा किसी ने, गिद्ध ने, तेरी क्या जिंदगी है? नीचे बैठा बैठा चांद की ओर ताकता रहता है, ये कोई जिंदगी है? गिद्ध ने कहा, मुझे देख कितना ऊंचा उड़ता हूं, क्या मेरी उड़ान है? तो चकोर ने उससे कहा, बोले ऐसा यार, ऐसी उड़ान से क्या फायदा? ऊंचा है लेकिन तेरी नजरें धरती पर पड़े मुर्दों को ही टटोलती रहती हैं। मैं नीचे हूं तो क्या हूं? चांद की तरफ देखता हूं। हम कहीं भी हों लेकिन सोचे ऊंचा, तो मेरे ख्याल से भारत भी ऊंचा चढ़ जाएगा। एक थिंकिंग में पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, और कोई बात नहीं कहना चाहता। और कोई बड़ा हो छोटा हो, सब अपनी जगह हैं, अकड़ना किसी को भी नहीं चाहिए। एक चार पंक्तियों में कहना चाहता हूं और पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहां नदी और कहां बेचारा कुआं, लेकिन महत्वपूर्ण ईश्वर ने जिसको भेजा वो महत्वपूर्ण है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा रहता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा रहता हूँ। एक तरह की सोच हमारे में पैदा करनी चाहिए। अभी मैं आते हुए चर्चा कर रहा था, किस सिस्टम को करो, किस एजुकेशन सिस्टम को हमने मुल्क में ला दिया कि क्लर्क पैदा किए जा रहे हैं, सारे लोग क्लर्क बन रहे हैं। सिस्टम ही ऐसा नहीं है। इस देश में 1 लाख अच्छे कारीगर पैदा किए जाते, 1 लाख अच्छे बुत बनाने वाले पैदा किए जाते। इस मुल्क में ढाका की मलमल बनती थी जो कि अंगूठी में से निकल जाती थी, और आज इस मुल्क में अगर वैसे 50,000 कारीगर होते तो इस पूरी मुल्क की अर्थव्यवस्था को 50,000 कारीगर निपटा सकते थे। एक एक गज का कपड़ा 1-1 लाख रुपए में बिका करता, लेकिन हमने इस देश की प्रतिभा को, इस देश की कारीगरी को नष्ट करके रख दिया। इतने खूबसूरत मंदिर, इतने खूबसूरत ताजमहल इस देश के कारीगरों ने बनाए, पर इस मुल्क में हमने अच्छे कारीगर नहीं बनाए, अच्छे क्लर्क बना दिए इस मुल्क के अंदर, जो कि बेरोजगार हो गए। अच्छे कारीगर बनते तो मुल्क भी समृद्ध होता और हमारा कारीगर भी समृद्ध होता। यहाँ पर मेरे नेता लोग बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। आप एक बात बताइए, इस देश में 5,000 पुरस्कार होंगे जाते गांवकर जी, कलाकारों के लिए, मराठी साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, मराठी कलाकार के लिए। और जो पहले कर गए लोग, उससे हम आगे नहीं बढ़ पाए। जो तुलसी लिख गए, जो कबीर लिख गए, उससे एक उनके पांव तक को नहीं छू पाए, जबकि एक भी पुरस्कार नहीं था। लेकिन इस मुल्क में जिस व्यक्ति ने कंट्रीब्यूट किया, उसका एक पुरस्कार इस मुल्क में नहीं है। अखबार वाले नोट करें इस बात को। जब मुल्क 30 करोड़ था और इस देश का व्यक्ति अनाज बाहर से मंगाता था, आज हम 100 करोड़ हो गए। इस देश के किसान ने इतनी मेहनत की कि अनाज हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस 60 करोड़ व्यक्ति के लिए इस मुल्क में एक भी पुरस्कार नहीं है जिसने इस मुल्क को दिया है। कम से कम ताली बजाओ तो मुझे पता लगना चाहिए, क्योंकि उस अनपढ़ व्यक्ति का योगदान है इस मुल्क में। इस मुल्क में अगर एक एक जिले पर 1-1 लाख रुपए का जो बढ़िया फसल उगाए उसको इनाम दिया जाए, 5 जिलों पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार दो, पूरे राज्य में 50 लाख का पुरस्कार दो, पूरे देश के अंदर 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दो, इस देश का हर एक किसान खेती में जुट जाएगा, मेहनत करेगा और करोड़ों और खरबों रुपए की फसल ज्यादा पैदा करके देगा। क्योंकि हमने उसकी तरफ सोचा ही नहीं, उसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया कि एक गरीब व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति ने भी इस मुल्क के लिए इतना योगदान किया कि हम जब पहले बाहर से अनाज मंगाते थे, आज उस अनपढ़ व्यक्ति ने मेहनत करके अनाज बाहर से हमसे एक्सपोर्ट करवा दिया। एक पॉजिटिव थिंकिंग हर एक व्यक्ति के बारे में सोचनी चाहिए। इसी तरह दूध के उत्पादन के लिए हम पुरस्कार घोषणा कर सकते थे, ताकि इस देश का किसान का बेटा जो नौकरी की तलाश में शहर आ गया है,
वापिस अपने गांव में लौट जाए, क्योंकि जो समृद्धि वो गांव में बैठे हासिल कर सकता है वो शहर में कभी भी हासिल नहीं कर सकता अगर मेहनत के ऊपर जुट जाए। एक थिंकिंग, एक सोच हमें रखनी पड़ेगी। आप लोग तो बड़े मन से सुन रहे हैं, हम बेवजह में इस मुल्क में क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम है नहीं, हम क्रिएट करके लीडर बन रहे हैं, तब जाकर के प्रॉब्लम पैदा होती। मैं एक कविता के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि हकीकत यह है कि इस देश में सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। राजा का चरित्र नहीं बदल सका इन हजारों सालों में। आम आदमी की स्थिति 1000 साल पहले भी वैसी थी, 1000 साल बाद भी आज भी ऐसी है, और 1000 साल बाद भी वैसी रहने वाली है। तब एक बात कहना चाहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। और पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुए तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुए तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा डाकू हो या कोई साधु, जनता तो बेचारी नारी है। डाकू राजा हुआ तो उसकी इज्जत लूट ली जाएगी, और साधु राजा हुआ तो पति के मरने के बाद उसके साथ जिंदा जला दी जाएगी। और आखिर में यही कह सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुसलमान राजा हो तो दफना दी जाएगी। हमारी स्थिति सारी ऐसी है, हम बेवजह में परेशान होते रहते हैं। अभी सलमान खान ने हिरण मार दिया, जमानत नहीं हुई अगले की, जेल चला गया। बेवकूफ था सलमान खान, उसे मालूम नहीं था कि रामचंद्र जी हिरण मारने गए थे, कितने पापड़ बेले थे बाद में। वो सारा हिरण के चक्कर में हुआ था। बेवकूफ था सलमान खान, हिरण मार दिया, जमानत नहीं हुई। आदमी मार देता तो जमानत भी हो जाती। आदमी की कोई कीमत नहीं, जिसे जब चाहा चाहे जो चाहे मार दे, उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। तब जाकर के इस मुल्क में विचार मर चुका है। पहले नेता विचार देता था, बाद में उसने विचारधारा दी। आज नेता मुल्क को समस्या देता है और समस्या को जारी रखता है, क्योंकि समस्या मर गई तो नेतागिरी भी मर जाएगी। मेगा पाटकर को 10,000 करोड़ जब मुल्क का खर्च होता है तब पर्यावरण की याद आती है, उससे पहले पर्यावरण की याद नहीं आती, क्योंकि उसके बाद लीडरशिप पैदा होती है। हम लीडरशिप पैदा करने के लिए तरीके ढूंढते रहते हैं, तब जाकर के परेशानी होती है। एक बड़ा मुद्दा चला मुल्क में, मैं अपने ढंग से बात करना चाहता हूं। इस मुल्क में विचार शुरू हो जाए, बाकी सब चीज खत्म हो जाए तो सब कुछ चलता रहेगा। इस मुल्क में मुझे भी कहा किसी ने, आप मंदिर बनवाओगे कि मस्जिद, मैंने कुछ भी बने अपने को ठेका दिलवा देना, क्योंकि जो चीज ठेकेदारों ने उठाई वो ठेके से ही बनेगी। अब मैं जगन्नाथपुरी गया तो एक पंडे ने पकड़ लिया, बोले 100 रुपए में बढ़िया दर्शन कराऊंगा। मैंने तो 51 दे दे, मैं बिगड़ दर्शन के ही वापिस चला जाऊंगा। ईश्वर कोई पैसों से दर्शन देता है क्या? एक आदमी आया लहूलुहान, मैंने क्या, वो बोले राम का नाम लिया था, पिट गया। मैंने गलत जगह लिया होगा, बोले नहीं सही जगह लिया था। मैंने कहाँ लिया था? बोले ब्याह के मौके पर कह दिया था राम नाम सत्य। सही जगह पर भी पिट गया आदमी। मुझे याद है एक आदमी ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, पूरा शहर उसे नास्तिक कहता था। एक दिन पत्नी ने उठाया, बड़े नास्तिक बनते हो, कभी भगवान का नाम नहीं लेते। रात को गजब हो गया। उसने कहा क्या हुआ रात को? बोले रात को सपने में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, अब तुम क्या करोगे, तुम तो नास्तिक हो। उस आदमी ने एक वाक्य कहा, प्राण छोड़ दिए। उसने कहा जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा है। आस्था इतनी गहरी होनी चाहिए। मुझे याद है एक आदमी भूखा मर रहा था, सेठ के पास गया, सेठ रोटी दे दे, भूखा मर रहा हूं। सेठ ने कहा दे दूंगा रोटी, पर 1 घंटे राम का नाम ले। मैं धार्मिक आदमी, भीख भी उसी को देता हूं जो भगवान का जाप करता है। उसने कहा सेठ मैं तो नास्तिक आदमी, मैं तो नाम ही लूंगा नाम।
फिर वो भूख से और तड़फने लगा तो सेठ ने कहा, अरे 5 मिनट ही भगवान का नाम ले दे, राम का नाम ले दे, रोटी दे दूंगा। उसने नहीं लिया, अकड़ गया वो भी भिखारी। फिर सेठ ने हार कर कहा कि बहुत तड़फ रहा है। सेठ ने हार कर कहा, अरे बोले भिखारी तू एक बार राम का नाम ले दे, तुझे जिंदगी भर की रोटी दे दूंगा। उसने नाम तो लूंगा नहीं, दे चाहे मत दे। अकड़ गया भिखारी भी, मर गया भिखारी। रात को भगवान दिखे सपने में सेठ को, बोले सेठ बड़ा पाप किया तूने आज। बोले कैसे? बोले उस भिखारी को रोटी नहीं दी और वो मर गया। तो सेठ ने कहा भगवान उसका मरना ही ठीक था, वो आपका नाम ही नहीं लेता था। ऐसे दुष्ट आदमी का तो मरना ही ठीक है। तो सेठ ने भगवान से पूछा, भगवान ने सेठ से पूछा, सेठ एक बात बता, उस भिखारी की उम्र क्या थी? तो उसने कहा साहब भगवान जी 70 साल के आसपास होगी। तो भगवान ने सेठ से कहा, सेठ 70 साल से मैं भी जानता था वो मेरा नाम नहीं लेता। 70 साल से तक मैं उसे रोटी देता रहा, तू एक टाइम भी रोटी नहीं दे सका उसे। क्या मैं नहीं जानता था कि वो आदमी नहीं ले रहा है? 70 साल वो कैसे जिया? तो जो बड़े आदमी होते हैं उनको बड़ा मन से भी बड़ा होना पड़ता है। ईश्वर कोई ऐसे ही नहीं है कि मन से छोटा है, मन से बहुत बड़ा है और हम मन से छोटे हो जाते हैं। तो मैं यही बात कहने वाला था। अभी आप धार्मिक लोग बैठे हैं, अभी भगवान घोषणा कर देना सुबह पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर में जो भी आएगा उसे मैं अपने पास बुला लूंगा। पूरा नासिक शहर नहीं खाली हो जाए तो मेरा नाम बदल देना तुम लोग। अभी गणेश जी ने दूध पिया, मैंने नहीं पिलाया, क्योंकि जिसका दिया हुआ सब कुछ है उसको एक चम्मच दूध पिला करके एहसान करने वाले हैं। और गणेश जी से कहा, मैंने कहा गणेश जी आप भी दूध पीना बंद करो। बोले क्यों? मैंने आप ही खाते पीते रहे तो नेताओं के पास रास्ता निकल जाएगा, भगवान ही खा रहा है तो हम क्यों नहीं खाए पिए। अगले दिन गणेश जी ने दूध पीना बंद कर दिया। एक दिन गणेश जी ने दूध पिया तो हमारे देश के दूध बेचने वालों ने 10 रुपए किलो का दूध 50 रुपए किलो कर दिया। बड़े धार्मिक लोग हैं साहब हम। एक चम्मच भगवान दूध पीने लग जाए तो उसमें भी 5 गुना मुनाफा कमाने की सोचते हैं, फिर हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हकीकत ये, पंक्ति पर मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा, हकीकत यही है, हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। अगर धर्म की मानी होती तो आज संसार में ऐसी स्थिति नहीं होती। हमने सबने धर्म को माना, धर्म की एक बात भी नहीं मानी। जो धर्म में लिखा है उसको कुछ भी नहीं अनुसरण किया हमने, तब जाकर के हमारे टुकड़े होते चले गए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस मुल्क में विचार मर चुका है। मुझे किसी ने कहा भारत पाकिस्तान एक हो जाएं, जो इनके बीच में खाई है वो भर जाए, कैसे भरे? मैंने कहा उस खाई के अंदर दोनों देश के नेताओं को डाल दो, खाई भरी पड़ी है। जब वहां का गुलाम अली हमारे यहाँ आता है तो हमें तो लगता ही नहीं कि पाकिस्तान का है। हमारे दिलीप साहब जब वहां जाते हैं तो कभी महसूस ही नहीं होता, पूरे लाहौर की सड़कें पर तिल रखने को जगह नहीं मिलती। आदमियों में दूरियां कहां हैं? दूरियां तो पैदा की गई। भारत क्रिकेट के मैच में झगड़े हो जाते हैं, मैंने एक काम करो, दोनों देशों की एक टीम बना दो, तो एक रन पर हिंदुस्तान में भी ताली पिटेगी, पाकिस्तान में भी ताली पिटेगी। एक खिलाड़ी आउट होगा तो हम भी दुखी होंगे, पाकिस्तान भी दुखी होगा। जब एक साथ 125 करोड़ लोग हंसने लग जाएं, 125 करोड़ लोग दुखी हो जाएं, तो दोनों देश में भाईचारा अपने आप हो जाएगा। जो कटुताएं हैं वो खत्म कर देनी चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों से आइए, बैठते हैं, समझौता करते हैं। क्या मंदिर मस्जिद का विवाद लगा रखा है? यहां मुसलमान भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग भी बैठे हैं, लेकिन व्यक्ति अगर बैठा तो मेरी बात का समर्थन करेगा। मैं कहना चाहता हूं आओ मुसलमान भाई समझौता करते हैं। लहू बहाओगे तो पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, आंसू बहाओगे तो अभी समस्या हल हो जाएगी। याद रख लेना, संसार में कभी हिटलर मुसोलिनी याद नहीं किए जाएंगे जिन्होंने लहू बहाया। याद किए जाएंगे तो नानक याद किए जाएंगे, बुद्ध याद किए जाएंगे, महावीर याद किए जाएंगे, जिन्होंने हमें आंसू बहाना सिखाया, प्यार करना सिखाया इस मुल्क के अंदर।
अरे बैठो तो सही, प्यार मोहब्बत करते हैं, आंसू बहाते हैं, समस्या हल हो जाएगी। और जहां अच्छा लगे मैं यहां से वहां तक आपका समर्थन चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों, आइए बैठते समझौता करते हैं। आप जहां कहोगे मंदिर बना लेंगे, आप कहोगे मंदिर मत बनाओ तो मंदिर नहीं भी बनाएंगे। आपको हमारी मस्जिद बना कर दो, हम आपकी मस्जिद भी बना कर देंगे। एक वादा मैंने तुमसे किया, एक वादा तुम मुझसे कर लो कि अपने कश्मीर के मुसलमान भाइयों से कह दो कि एक एक घर पर तिरंगा लहरा दे। करे तो सही, कोई मुल्क में प्यार की बातें क्या चीज है। आप सोचते हो कि हासरस का कवि क्या कह रहा है, मजबूरी तो कहना पड़ता है, क्योंकि अब इस देश में नहीं हंसा जा रहा, इस देश पर हंसा जा रहा है। लोग हंसते हैं हमारी बेवकूफियों पर। मुझे याद है मोमबत्ती में धागे ने मोम से कहा, मैं तो जल रहा हूं, आप मेरे साथ पिघल पिघल कर अपने प्राण क्यों दे रहे। तो मोम ने जवाब दिया, यार जिसको दिल में बसा रखा हो उसको जलते हुए भी तो नहीं देखा जा सकता। इस मुल्क को आपने मैंने दिल में बसा रखा है, ऐसे नहीं हासिल किया इस मुल्क को। इसको सुलगते हुए हम आप कैसे देख सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए कि मुल्क नहीं सुलगे। हमने परमाणु बम बना लिया। एक ने मुझसे कहा, मेरे साथ आ रही थी, उसने कहा परमाणु बम क्या कहना चाहते हैं आप। मैं मुल्क की ताकत परमाणु बम नहीं होते। मैंने कहा अमेरिका रूस के पास 1000 परमाणु बम हैं, क्या कर लिया उसने, इतने टुकड़े हो गए रूस के। अमेरिका के परमाणु बम हैं, 17 साल तक वियतनाम से लड़ता रहा, उसको नहीं जीत सका। इस देश के 100 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं तो 1000 परमाणु बम से बड़ी ताकत है। आदमी एक हो जाए बस, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। जब 100 करोड़ एक हो जाएं तो अमेरिका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न रूस कुछ बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस देश का आदमी मरने को तैयार हो जाए वो मुल्क जी उठता है, जिसका देश का आदमी जीने की कोशिश करता है वो मुल्क मरना रहता है। आदमी को मरना सिखा दो इस मुल्क के ऊपर, और कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं वाजपेयी साहब से एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग मत बर्दाश्त करो, कुर्सी छोड़कर नीचे उतर जाओ, क्योंकि तुम्हें प्रतिष्ठा से पद मिला है, पद से प्रतिष्ठा नहीं मिली। आपकी इज्जत प्रधानमंत्री पद से बड़ी है। कोई ब्लैकमेलिंग मत करो, जो मन में आए वो करो। और एक बार प्रधानमंत्री ये तय कर ले कि मुझे दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनना और नहीं बनना चाहता तो मुल्क को ठीक कर सकता है। अरे छोड़कर आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुल्क भारत वाले कुर्सी पर दहाड़ता हुआ वाजपेयी देखना चाहते हैं, कराता हुआ वाजपेयी कुर्सी पर नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं हमारा प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठकर दहाड़े, वो गुस्सा हो तो पूरे मुल्क को पता लगे कि प्रधानमंत्री गुस्से में, उसको ठीक होना पड़ेगा मुल्क के लोगों को। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रधानमंत्री 100 करोड़ लोगों का काम करे, हमारा प्रधानमंत्री 100 करोड़ लोगों से काम करवाए इस मुल्क के अंदर, तब जाकर के मुल्क के रास्ते बदलते। किन किन बातों पर हम लोग परेशान होंगे, कब तक परेशान होंगे। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम अंबेडकर कर दो, कई साल तक झगड़ा चला आपके यहाँ, 100-150 लोग मर गए उस चक्करबाजी में। बाद में विश्व अंबेडकर कर दिया उसको, उस चक्करबाजी में कुछ लोग मर गए। इतने साल तक आंदोलन करते तो एक दूसरी यूनिवर्सिटी ले चल सकते थे, पर हम तो नाम बदलने में लहू बहाते रहते हैं, यूनिवर्सिटी बनाने में हमारी कहाँ दिलचस्पी। इतना आंदोलन करते तो एक दूसरी यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाती है हमारे यहाँ। मैं कुछ मुद्दों के ऊपर आपसे चर्चा करना, और सबसे बड़ी जो समस्या है इस मुल्क में, सब लोग गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, मिटाने की बात करते हैं, पॉपुलेशन कम करो, ये कोई बात नहीं करता। मुझे उसके साथ सोफे पर बात कर रही थी, बोले कल तो गजब ही हो गया। बोले कल क्या हुआ? बोले मेरे खास रिश्तेदार के साथ सोफे पर बात कर रही थी। बोले समस्या ही बता रहेगा या इसका समाधान भी क्या? बोले आज मैंने समस्या हल कर दी। बोले क्या की? बोले मैंने सोफा बेच दिया। तो हम समस्याओं का इस तरह हल कर रहे हैं, जो मूल जड़ है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता, सोफे बेचने पर लगे हुए। सब सारी सरकारें चाहे किसी भी पार्टी को, सब सोफा बेचने पर तुली हुई। अब तो इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई मुल्क में, एनआरआई आ रहे हैं रुपया लेकर के, अपने को तो गिन नहीं है, वापिस तो उनका बाप नहीं ले जा सकता, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा हो गया। अभी हर्षद मेहता ने कई हजार करोड़ का घोटाला कर दिया, पूरा देश दुखी हो गया, मैं नहीं हुआ, क्योंकि उसने हमारे देश का स्टेटस बनाया। पहले 1-8 करोड़ के घोटाले होते थे तो बाहर वाले सोचते थे इस मुल्क में पैसा ही नहीं है, घोटाले करेगा कहां से। जब 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ तो अगलों की भी आंख फट गई, बोले यार अंदर तंत्र तो है,
हंसने की बात नहीं, वो तो हर्षद मेहता जेल में चला गया। जेल में नहीं जाता ना तो जितनी भी औरतें यहाँ पर बैठी हैं, इनके कानों में जेवर की जगह शेयर ही लटक रहे होते। फिल्मों में गाने आ रहे होते, एसीसी गिरा रे बरेली के बाजार में, तब तो झुमका गिर ही नहीं सकता, शेर लटक रहा होता, वही गिरता कम से कम। इसलिए कहता हूं इस देश में बड़ा काम करो। अपने भूखे पेट के लिए कोई 50 रुपए की चोरी करेगा तो इस देश की अदालत उसे जमानत नहीं दे सकती। आप 10,000 करोड़ का घोटाला करेंगे तो इस देश की अदालत भी आपको जमानत दे सकती है। आप किसी के चांटा मारेंगे तो आपको सजा हो सकती है। आप 1000 खून करेंगे तो सरकार कहेगी आइए समझौते के लिए हमारे पास टेबल पर बैठ जाइए। किसी संजय दत्त को तो रिवॉल्वर रखने के अपराध में जेल भेजा जा सकता है, लेकिन सैकड़ों खून करने वाली फूलन देवी लोकसभा में स्थान भी पा सकती है। हम लोग तो नेगेटिव को ग्लैमराइज करते हैं, सारी स्थिति यही बात हो जाती है। आप बड़ा काम कर लो कुछ भी, फिर आप ग्लैमराइज हो जाओगे, चाहे अपराध ही करते रहो। आप बड़े डाकू बन जाओ। आप फिल्मों में देख लो, अमिताभ बच्चन डाकू होगा तो उसे अच्छा बताएंगे, आखिर तक अच्छा बताते रहेंगे। अरे भाई डाकू है तो उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा, उसको बुरा बताओ। कम से कम शकल को देख करके अच्छा बुरा करते रहते हैं हम लोग। आज सारी की सारी स्थितियां वैसी बनने लगी। अभी तो मुझे याद है एक आदमी को यमदूत ऊपर ले जा रहे थे, बीच में उसने देखा लड़कियां डांस कर रही हैं, विस्की पी जा रही है, उसे वहां नहीं उतारा और ऊपर ले गए। ऋषि मुनि बैठे थे, हवन पूजन चल रहा था, उसे वहीं उतार दिया। उसने ऋषि मुनियों से कहा क्या है? बोले स्वर्ग है, तुझे यहीं रहना। वो आदमी बोले यार ये काम तो मैं धरती पर ही बहुत करी है, वो जो बीच में था वो क्या था? यमदूत बोले वो नरक था। बोले मुझे वहीं उतारो। उसे वहीं उतार दिया। उसने 2-4 घूंट विस्की के पिए, लड़की के साथ डांस किया, फिर एक दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो 4 राक्षसों ने पकड़ा और जलती हुई कढ़ाई में डालने लगे। उसने राक्षसों से कहा बोले क्या है? बोले साहब ये नरक है, यहाँ यही होता है। बोले बाहर क्या था? बोले वो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट था। तो एक बार एनआरआई आ जाओ बाहर वाले, उसके बाद तो हमें मालूम है कहां डालना पड़ने। पब्लिसिटी के चक्कर में आ रहे यहाँ पर। जब यहाँ पर लालवों राबड़ियों से पाला पड़ेगा तब पता लगेगा यहाँ पर कैसे कमाया जा सकता है। लालू यादव तो हमारे देश में हास्य रस्यों के, हम कवियों के लिए रॉ मटेरियल। हम कुछ भी नहीं कर, उसका नाम ही लेते रहे 108 बार तो लोग हंसते रहे। कम से कम कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे बताया भी पिछले दिनों लालू यादव अमेरिका गए अंग्रेजी सीखने के लिए, तो 6 महीने बाद इंडिया से फोन किया बिल क्लिंटन को कि लालू की अंग्रेजी के क्या हाल है। वो आपसे सीखने गए थे। तो बिल क्लिंटन साहब बोले ये ससुरुआ अंग्रेजी नहीं सीख सकता है। अगले को बिहारी सिखा दी, अपन ने नहीं सीखी उसकी। तो ये कैपेबिलिटी है अपनी, इसको जहां चाहे कुछ भी इस्तेमाल कर लो, क्योंकि अपने कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं है। क्योंकि इस देश में व्यापारी बहुत इंटेलिजेंट हो गए। आप बंबई में चले जाओ तो बलाड में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोल ली और ऊपर बोर्ड लगा दिया होटल ओबराय टावर्स, और नीचे लिख दिया हमारी मुंबई में कोई ब्रांच नहीं। अब बिगाड़ ले, उसका क्या बिगाड़ेगा ओबराय? एक लाइन में 300 करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर करके रख दी उसने। आप हमारे दिल्ली में आ जाओ तो कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा अमिताभ बच्चन 1 रुपए, जया भादड़ी 75 पैसे। अब वो गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार ही निपटा दिया भाई ने। सारा का सारा सिस्टम ही वैसा चलता रहता। क्योंकि किस बात पर बम फोड़े भैया? मैं बेसा दिए तो हाँ, डरा क्यों रहे हो भैया? शादी में बम इसीलिए फोड़े जाते हैं कि दुल्हा डरे नहीं। अगर तब भी डर गया तो इसका मतलब बाद में क्या कर लेगा फिर। देखा दुल्हे का टेस्ट लिया जाता है शादी में, इसलिए बम फोड़े जाते हैं। देखा अगर वो, क्योंकि उसके बाद रोज बम फूटने। अब मैं तो देश के बहादुर सैनिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने 2 महीनों में इतनी चोटियों पर कब्जा कर लिया। मुझे तो 30 साल हो गए, एक चोटी वाली पर कब्जा नहीं कर सका आज तक। रोज शाम को घुसपैठ करता हूं, सुबह धक्के देकर बाहर निकाल देती है। इस देश में हर एक पति तो एक इसी तरह जिंदगी जी रहा होता है। तो सारा का सारा है। 2 हलवाई आमने सामने दुकान खोल ली, एक ने बोर्ड लगा दिया मेरी दुकान से पूरे मोहल्ले के लोग मिठाई खाते हैं। दूसरे ने बोर्ड लगाया मेरी दुकान से पूरे शहर के लोग मिठाई खाते हैं। अब क्या करेगा तू? तो पहले वाले ने बोर्ड बदल दिया मेरी दुकान से पूरे स्टेट के लोग मिठाई खाते हैं।
दूसरे वाले ने फिर बोर्ड बदला, बोले मेरी दुकान से सारे देश के लोग मिठाई खाते हैं। अब पहले वाले ने कहा बोले अब इसको निपटा ही दूं, तो उसने लिखा मेरी दुकान से सारे संसार के लोग मिठाई खाते हैं, अब तू क्या करेगा। पर दूसरा वाला इंटेलिजेंट था, उसने तुरंत बोर्ड बदला, मेरी दुकान से सामने वाला हलवाई मिठाई खाता है। तो एक लाइन में उसको निपटा दिया अगले ने, खाता रहे सारा संसार। तो इस देश में बुद्धिमानों की कमी थोड़ी है। अभी तो अमेरिका से सुपर कंप्यूटर लगाने आए इंडिया में, तो जब लगा दिया तो स्टार्ट नहीं हुआ। बड़े परेशान इंजीनियर अमेरिका के, तो उन्होंने परेशान पूछा भारतीय इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर ने, बोले क्या बात है। बोले कुछ नहीं, खराबी हो गई, वहीं से आदमी बुलाने पड़ेंगे। तो भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर ने कहा बोले नहीं, यहीं कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, हमारे यहाँ कोई भी पुर्जा खराब हो जाए बदलेंगे नहीं, उसका जुगाड़ कर लेंगे, इसलिए पुर्जे नहीं बिकते इस मुल्क में। तो उसने कहा कि कर दे भैया, क्या चीज होती है। बोले तू देखता रहे। तो उसने भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर ने 2 तार डायरेक्ट कर दिए, कंप्यूटर चालू हो गया। बड़े परेशान अमेरिका के इंजीनियर, फिर वापस जा रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई, इंपोर्टेड गाड़ी। फिर उसने कहा क्या करें, तो भारतीय ड्राइवर था, बोले यहीं जुगाड़ कर लेते हैं। तो बोले ये जुगाड़ क्या चीज है। बोले देख अभी तो उसने देखा इंपोर्टेड गाड़ी का नट बोल्ट टूट गया था, उसने वहीं डायरेक्ट वेल्डिंग करवा दी, परमानेंट जुगाड़ हो गया। बोले जिंदगी भर न टूटेगा न फूटेगा उसका। तो सारे अमेरिका के इंजीनियर परेशान। अमेरिका गए, बिल क्लिंटन साहब से कहा, बोले और तो सब ठीक है अपने यहाँ, पर ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपने को इंपोर्ट करनी चाहिए। अगर ये अपने यहाँ हो जाए तो अमेरिका सबसे बेटर, क्योंकि अपना पुर्जा काम नहीं करता, उनका जुगाड़ काम कर जाता। बोले यहाँ पर तो क्लिंटन साहब ने वाजपेयी साहब को फोन किया, बोले साहब ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपने को चाहिए। तो वाजपेयी साहब ने कहा बोले साहब ये तो अपन किसी को भी नहीं देते, तो हमारी अपनी है। बोले क्यों नहीं देते। बोले इसी के भरोसे तो मैं प्राइम मिनिस्टर बना। तो सारा का सारा काम इस मुल्क में जुगाड़ पर चलता है, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे शिक्षा हो, सब हमने जुगाड़ कर रखे हैं। उसका विकल्प नहीं ढूंढते, उसका बेहतर चीज नहीं ढूंढते, सबका जुगाड़ कर लेते। सारी स्थितियां आप जहां भी देखते जाएं, सब जगह ऐसी मिलती चली जाएंगी, चाहे व्यापार हो, साहित्य हो, शिक्षा हो, धर्म हो, सब जगह हम लोग अपनी स्थिति में आ गए। हम अपनी व्यक्तिगत स्थिति में भी कहां, जिंदगी में हम अपने जुगाड़ करते हुए आ रहे हैं। जिंदगी भर पति पत्नी बच्चे सब एक जुगाड़ के तहत मामला चलता रहता है। एक सिस्टम बना रखा है, किसी तरह ये नहीं हो रहा तो चलो इस तरह से कर लेते हैं, उस तरह से नहीं हो रहा तो इस तरह से कर लेते हैं। फिर भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मुल्क 33 करोड़ से 100 करोड़ हो गया। अभी भी क्लिंटन साहब आए, जिस हिसाब से अब उनके आगे बिछे, ये कोई गरिमामय बात नहीं थी। जिस हिसाब से देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुर्सी पर चढ़कर उससे हाथ मिलाने को पागल हो गया था, वो इस देश की गरिमा के अनुरूप नहीं था। पूरा मुल्क ऐसे खड़ा हो गया जैसे ये गाना गा रहा हूं, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। 100 करोड़ का मुल्क 30 करोड़ के मुल्क के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि तुम हमारी मदद करो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं वो दिन कब आएगा जब 30 करोड़ का मुल्क हमारे आगे हाथ जोड़ करके खड़ा होगा कि तुम हमारी मदद करो तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमने अपने डेवलपमेंट नहीं किया। हम हर समय अपने डेवलपमेंट के लिए बैसाखियों का सहारा लेते रहे। इस देश में बच्चा जिंदगी भर नहीं चल पाया अगर उसकी मां उसको चलाना नहीं सिखाए। हमने अपने आप को चलाना नहीं सिखाया, हम उसके लिए बैसाखियां तलाश करते रहे कि आप हमारी मदद करो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज पूरे अमेरिका में जितने बड़े कंप्यूटर इंजीनियर हैं, जितने बड़े डॉक्टर हैं, सब भारतीय हैं। और हमारे यहाँ हम नहीं तरक्की कर पा रहे। वहां जाकर के हम तरक्की करते हैं, यहाँ जाकर के हम तरक्की नहीं कर पाते। पूरे अमेरिका की स्थिति है अभी तो, हालांकि जिस लेवल पर वो डाउन है उस लेवल को भी हमें मालूम है। यहाँ तो हमारे बच्चे बैठे हैं, अभी कंट्रोल्ड बच्चे हैं। अमेरिका में चले जाओ तो माँ बाप की छाती पर डिस्को करते हैं, क्योंकि पहली क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, माँ बाप चांटा भी मारे तो 911 को फोन कर देना, ये पुलिस थाने का नंबर है। बच्चों को अमेरिका में पीटना कानूनी अपराध है, जो पीटता है उसे जेल भेज देते।
क्योंकि बच्चा अपनी दूसरी माँ के साथ या दूसरे बाप के साथ रह रहा होता है। पारिवारिक जीवन लंबा नहीं होता, तो इसलिए वहां बच्चों को मारना अपराध है। हिंदुस्तान में कानून बना दो ये, तो सुबह माँ जेल में जाए, शाम को बाप जाए। अपना पूरा आधा टाइम तो बच्चों को कूटने में लग जाता है। अपने को वजह मालूम हो नहीं, बच्चों को रोज चांटा मार देते हैं। मैंने कहा क्यों मारते हो? बोले इसको मालूम है बच्चों को, इसने कोई ना कोई दंगा जरूर किया हो। एक बाप अपने बेटे को पीट रहा, मैंने क्यों पीट रहा? बोले इसका कल रिजल्ट आ रहा है, मैं आज बाहर जा रहा हूं, मुझे मालूम है फेल होगा, तो पहले ही कूटता हुआ चला जाऊं, 3-4 दिन बाद आऊंगा, तब तक गुस्सा उतर जाए। तो आज का बाप जानता बेटा कैसा है। तो सारा सिस्टम ये, हिंदुस्तान में कानून बना दो, सुबह माँ जेल में जो शाम को बादशाह। हिंदुस्तानी बाप अगर बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा भी शांत नहीं होती, क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ होता है, तो बदला निकालता रहता अपने बाप का। मेरे दोस्त अमेरिका में रहते हैं, न्यू जर्सी में, सही घटना है। उन्होंने अपने बेटे के वहां चांटा मार दिया। बेटे ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आ गई, बाप को पकड़ लेगी, जेल में ठूंस दिया। बेचारा जेल काट कर आया, बच्चे को चाइल्ड होम से मना कर लाया, बड़े प्यार से रखा। 10-11 महीने बाद छुट्टी हुई तो हिंदुस्तान लौटा। तो दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही बाप ने जूता निकाला और बच्चे को घर तक कूटता हुआ ले गया कि साले अब कर थाने में फोन, देखें कौन तुझे बताता है। हंसने की बात नहीं, तब मुझे पता लगा अमेरिका में जो भारतीय वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। पहले मैं यही समझता था देश से बड़ा प्यार करते हैं, तो पता लगा बच्चे कूटने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं। हमारे यहाँ कूटने की बहुत बड़ी सुविधा है। आप बच्चों को क्या, बड़ों को भी कूट सकते हैं। किसी भी बड़े संत के बारे में कुछ कह दो, कभी महात्मा गांधी को गाली बक दो, कभी किसी को भी गाली बक दो, कुछ भी कर दो, यहाँ सब कुछ अपराध सम है। किसी के बारे में कुछ कह दो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। छोटा अपराध कर दो, बड़ा अपराध कर दो, सब लोग सुन लेते हैं आराम से, जैसे खून ठंडा पड़ गया इस मुल्क के अंदर। तब जाकर के सोचना पड़ता है। और आप सोचते हो कि इस मुल्क में गलत ही घटा है, अच्छा भी घटा है, ऐसी बात नहीं है। कुछ न कुछ हमने किया तो जरूर है। आज मेरे पिता कई बार मुझसे कहते थे, हमारे जमाने में 1 रुपए किलो का घी आता था। मैंने आता होगा, मैंने 1 रुपए किलो का घी आता था, तब आपके पास साइकिल थी क्या? अब 150 रुपए किलो का घी मैं मंगा करके खा रहा हूं और मोटर गाड़ी रख रहा हूं। कहीं ना कहीं तो हमने मेहनत की, कोई ऐसी बात तो नहीं है। मुल्क कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ा है। 1 रुपए की मन में या 1 रुपए के 100 किलो में भी हम लोग उस स्थिति में नहीं थे कि गांव से शहर की तरफ किसी ने गाड़ी नहीं देखी थी, किसी ने रेल की शकल तक नहीं देखी थी। आज उस समृद्धि को हमने हासिल किया और एक अच्छे ढंग से हासिल किया, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जितना हासिल किया है, अगर हम कोशिश करते तो हमने 10% हासिल किया है, हम 100% उसको हासिल कर सकते थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और कोई बात थोड़ी है। अब यहां पर तो मेरे बाद जितने भी आएंगे सब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लोग होंगे। मुझे सबसे पहले बुलाया, क्योंकि जब बड़े लोग आते हैं तो पहले विज्ञापन दिखाए जाते हैं। जैसे सीरियल अच्छा आता है ना, कि विज्ञापन पहले देख लो फिर सीरियल देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैं विज्ञापन की तरह आया हूं इस व्याख्यान मालूम। मेरे बाद 30 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय लोग कहेंगे, मैं म्यूनिसिपैलिटी लेवल का, क्योंकि वो सारे तो विदेशों तक जा चुके, मैं तो बड़ी मुश्किल से यहां पर आया। बाद में मैं भी विदेश चला गया, वो बात अलग है, ये अलग बात है। पहले तो मैं विदेश इसलिए नहीं जाता था, जब भी जाने का प्रोग्राम बनाता था तो पता लगता था राजीव गांधी विदेश में है, और देश में एक न एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का रहना जरूरी होता है, इसलिए मुझे यही रहना पड़ता था। बाद में प्रधानमंत्री आए, प्रॉब्लम प्रताप सिंह। अभी बीच में मुझे याद आ गया, 3-4 प्रधानमंत्री इकट्ठे होकर, स्वर्ग भूतपूर्व प्रधानमंत्री चारों इकट्ठे हो गए, बोले हम काम करेंगे। मैंने उनसे कहा, भाई अगर आप काम करते तो भूतपूर्व क्यों होते? आपने काम नहीं किया इसलिए तो भूतपूर्व हुए। इस मुल्क के अंदर काम करने वाले को हम भूतपूर्व रहने कहाँ देते हैं? काम करने वाला प्रधानमंत्री तो स्वर्गीय होकर के जाता है, नहीं काम करने वाले प्रधानमंत्री को। तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, वो देश में ही विदेश बनाने पर तुले रहे। लोग 4 दीवारियों में घर बनाते थे, उसने घर में 4 दीवारें बनानी शुरू कर दी। आदमी का डिवीजन जितना उस व्यक्ति ने किया, किसी ने नहीं किया इस देश के अंदर। लोग कुर्सी से गिरते हैं, वो निगाहों तक से गिरा, ये स्थिति पैदा हुई। तब मैं विदेश चला गया। अक्सर आप देखते हैं विदेश से कोई भी आता तो एक बात जरूर कहता है, क्या भारत है, क्या तरक्की, क्या अपन मान लेते हैं, क्योंकि अपन विदेश नहीं जाते।
दूसरे जब पहली बार जाते हैं तो पत्नी एक चिट्ठी दे देती है, वहीं जाकर खोलना। आप समझते होगे प्रेम पत्र होगा, पर उसमें सामान की लिस्ट लिखी होती है कि इसीलिए बिगैर अपना मुंह मत दिखाइए वरना। इस वरना को इस देश का हर एक पति समझता है कि नहीं लाओ तो क्या दुर्गति होने वाली है घर के अंदर। दूसरे सामान नहीं लाओ बर्दाश्त कर लेगी, महंगा लिया तो पत्नी फिर प्राण पीती है, तुम में तो अकल ही नहीं है, इतने में तो ये चीज यही मिल जाती है। हर एक पत्नी का ये हाल है, पति सामान लिया है तो ठीक, नहीं लाए तो गुस्सा। दोनों तरह से पति बेचारा पिसता है। तो मैं पश्चिम देशों की यात्रा करने गया, सामान नहीं खरीद सका, बड़ा महंगा था, मैंने उन सबकी फोटो खींच ली दामों के साथ में, ताकि पत्नी को बता दूं भाई बड़ी महंगी थी। जूते जैसी सड़ियल चीज 5,000 रुपए की मिल रही थी, मैंने इसकी फोटो खींचो। बाई दी वे सब्जी मंडी गए, देखा गोभी का फूल 500 रुपए का एक, मैंने कहा इसकी भी खींच। एक नाई की दुकान पर गया, मैंने यार बाल काले करवाने कितने रुपए लेगा, बोले 500 रुपए। मैंने रहने दे, इतने में तो हिंदुस्तान में आदमी अपना मुंह काला कर लेता। मैंने कहा तो बड़ा टेढ़ा मामला। तो शाम को भारतीयों की एक पार्टी में एक भारतीय ने मुझ पर व्यंग कसा, बोले आपने इस मुल्क की तरक्की देखी? मैंने हाँ भैया देख ली। दोबारा व्यंग कसा, बोले भारत को यहां तक पहुंचने में अभी 50 साल लगे। मैंने यार ये बहुत अकड़ रहा है, इसकी अकड़ी निपटाओ। मैंने भाई ज्यादा बढ़ बढ़कर बातें मत करो, ये बताओ तुम्हारे देश की पॉपुलेशन क्या है? मैंने कहा साले को स्टेप बाय स्टेप निपटाना चाहिए। तो अकड़ कर बोला जी 1 करोड़। अरे मैंने कहा यार जिस दिन 80 करोड़ हो जाओ और जूता 100 रुपए में बेचने लग जाओ, उस दिन हमसे बात करना। मैंने कहा 1 करोड़ की जनसंख्या में जूता बेच तो 5,000 रुपए का, 80 करोड़ जिस दिन हो जाओगे उस दिन जूता मिलेगा 4 लाख रुपए का। मैंने सड़क पर नंगे घूमते नजर आओगे, रुमाल खरीदने के भी पैसे नहीं होते मेरे पास। मैंने 2 कौड़ी की तरक्की की, हमसे आंख लड़ाते हो। पर वो माना नहीं, बोले साहब फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ क्लर्क की तनख्वाह भी कम से कम 25,000 रुपया महीना। मैंने मानते हैं तुम्हारे यहाँ तनख्वाह ज्यादा है, हमारे यहाँ तनख्वाह कम है, तो क्या हुआ, हमारे यहाँ सुविधाएं बहुत ज्यादा है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ सड़क पर थूकने का 500 रुपया ले लेते हो, हमारा भारतीय लाख रुपए रोज का तो सड़क पर ही थूक देता। मैंने कहा सरकार उससे एक नया पैसा नहीं देती। और मैंने कहा अन्य जो कार्यक्रम सड़कों के किनारे होते उन्हें हम जोड़ लें तो तुम्हारा मुल्क तो थूक थूक में एक दिन में खरीद सकते हैं। बात मैंने मजाक में उड़ा दी, लेकिन हकीकत यही थी कि उस मुल्क ने तरक्की की, उसमें हम में फर्क सिर्फ इतना ही है, वहां पूरा देश, पूरे देश के नागरिक एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलते हैं, यहाँ एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। जिस दिन हम हाथ पकड़ करके चलना सीख जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत ना तो इस मुल्क का मुकाबला कर सकती है, ना कभी जिंदगी में कर पाएगी। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकती हूँ। मुझे पता ही नहीं मुझे कितनी देर बोलना है, ये सबसे बड़ा टेंशन है। मैं एक जगह लगातार बोलता रहा, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था कितनी देर बोलना है, क्योंकि हाथ में घड़ी नहीं थी। तो एक श्रोता खड़ा हो गया, बोले पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता कम से कम। घड़ी नहीं तो कैलेंडर से तो कम से कम आवाज लगा लेता। अब हम जैसे हरियाणा वाले आदमियों को बोलने के लिए बुला लिया जाए, पहले ये कह दिया जाए कि बोलना तो शुरू करते हैं लेकिन चुप करना बड़ा मुश्किल होता है उसका। सही बात है, हमारे हरियाणा में यही सारी स्थितियां चलती रहती हैं। हमारे हरियाणा में तो किसी बात का कोई सीधा जवाब देता ही नहीं। आप किसी से पूछ लो क्या टाइम हुआ, तो कहेगा क्यों फांसी चढ़ना है, टाइम नहीं बताएगा। बोले भाई वक्त क्या है, बोले भाई बहुत खराब चल रहा है। बोला मेरा मतलब घड़ी में, बोले घड़ी में बजे 2 घड़ी में मारे तो लट्ठी बजता है, बोले टाइम नहीं बताएगा। अच्छा किसी तरह घुमा फिरा करके पूछ लो आप उससे। तो ये सारी स्थिति होती है। हमारे तो बच्चे भी प्रैक्टिकल होते हैं। हमारे वो स्कूल में मास्टर ने बच्चे से पूछ लिया, बोले भाई बच्चों एक बात बताओ, एक खेत को 25 आदमी 15 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 30 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? तो एक बच्चा खड़ा हो गया, मास्टर एक बात बता, जब खेत एक बार जुत गया तो कितनी बार जोतोगे बच्चे? तेरा माथा खराब हो क्या, जोते हुए खेत को फिर दोबारा तू जोत रहा है? तो हमारे प्रैक्टिकल है। किसान का बेटे कैसे बर्दाश्त कर ले भी, खेत एक बार जुत गया क्यों जोर बार जोत रहे हो इसको? एक प्रिंसिपली जो सवाल है वो उसमें प्रैक्टिकल आ जाता है, नॉन प्रैक्टिकल कोई आदमी नहीं देता। हमारी सारी स्थिति है, और आजकल जो स्थितियां चल रही हैं, जिस माध्यम से आज इस मुल्क की कल्चर के ऊपर हमला होता जा रहा है, इस देश की संस्कृति पर हमला होता जा रहा है। मैं अमेरिका गया, मैंने कहा बोले हम समृद्ध हैं तुमसे, क्या लगा आपको?
मैंने कहा बहुत समृद्ध हैं आप लोग, पर मैंने एक बात बताओ, पति पत्नी अलग साथ रहते हो, माँ बाप अलग रहते हैं, माँ की डेथ हो जाए तुम क्या करते हो? बोले पिता को तार भेज देते हैं, सॉरी डैड, हो जाता है। मैंने कहा हमारे यहाँ बेटा 13 दिन तक काम धंधे छोड़ करके माँ का क्रियाक्रम और श्राद्ध कर्म करता है। मैंने कहा जिस दिन तुम लोग आंसुओं की कीमत पहचान जाओगे उस दिन समझ में आएगा ये समृद्धि जो तुमने हासिल की है वो बेकार है। हम अपने आंसुओं की कीमत को, अपनी सेंटिमेंट्स को बरकरार रखें, कहीं उसके ऊपर कायम रहें। नींवें कमजोर हो गई तो इमारत कितनी भी ऊंची कर लो वो नीचे ढह जाएगी। नींवों को मजबूत रहने दो। तभी मैं कहना चाहता हूं आज हम जो जुड़ा हुआ है, हमारा पूरा देश जुड़ा हुआ है, कहीं धर्म से, कहीं संस्कृति से, कहीं संस्कारों से, किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है हमारे बीच के अंदर। और मैं तो बंबई से अभी आया तो वहां पर तो हर एक चीज का फिल्मीकरण कर दिया उन्होंने। आज जितनी फिल्में आ रही हैं सारे देख लो, हर एक चैनल में औरतें डांस कर रही, कोई दूसरा सीरियल है ही नहीं। इस देश में जितनी फिल्में बनती हैं वो 2 लड़के लड़की प्यार करते हैं, उसके बाद उनकी शादी ज्यों ही हुई फिल्म खत्म, दी एंड। मैंने इसके बाद क्यों नहीं चालू करते भाई? बोले नहीं फिर ये हॉरर शो हो जाएगा। जो प्यार की फिल्म एकदम शादी के बाद शुरू करो तो हॉरर शो में तब्दील हो जाती। अभी मैं अपनी घरवाली को पिक्चर दिखाने लगा, मैंने कहा वो देख माधुरी दीक्षित, तो वो बोली शाहरुख खान कितना बढ़िया प्यार कर रहे हैं। पत्नी बोली एक तुम 2 कौड़ी के, तुम्हें प्यार करना ही नहीं आता। अरे मैंने कहा भगवान दोनों को इस काम के लिए 1-1 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो मुझे 20,000 रुपए दिलवा दे, इससे बेटर प्यार करके नहीं दिखाती तो मेरा नाम बदल दिया। और 1 करोड़ रुपए में भी लुगाई दूसरे की, तब जाकर ये हाल है। हमारा टाइम होता था, आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं, फिल्मों में गाने आते थे, वो एक पेड़ होता था, एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी। पेड़ का पूरा चक्कर नहीं लग पाता था, गाना खत्म हो लेता था। इतनी नाच कूद करने की जरूरत ही नहीं होती थी। आज तो ऐसे लगता है जैसे जो नाचना नहीं जानता उसे प्यार करने का हक ही नहीं बनी था इस मुल्क में। 100 लड़के चाहिए प्यार की बात करने के लिए। पहले प्रेमी प्रेमिका का प्यार दिखाना होता था तो तोते तोती का प्यार दिखाते थे। आज उल्टा हो गया, तोते तोती का दिखाना हो तो प्रेमी प्रेमिका का दिखा देते। पशु पक्षियों में शर्म रह गई, उनकी शर्म खत्म हो गई। दुनिया भर के ऊट पटांग गाने आगे, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊं। अब आदमी कमबख्त 4थी मंजिल पर चढ़ते ही हाँफने लगता है, तारे कहां से तोड़ करके लाए। दुनिया भर के गाने लिख दिए, मुझे अपनी आंखों में बसा लो। भाई आंख फोड़नी है क्या? क्यों बसा लो? जो चीज टेक्निकली पॉसिबल नहीं उसको गानों में लिख दिया। अब कॉलेज के दिनों में एक लड़की ने मुझसे कहा तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता। मैंने उससे कहा भी दिल में कुछ कुछ होने लगता तो एक्सरे करा ले। अब एक ने बड़ी ऊंची फेंकी कि मुझे अपनी 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। रे दोनों भूत हो क्या? है करने की बात नहीं है, तेरे पिताजी के कोर्स की बातें हो रही है। तो बेकार बच्चा हंस रहा है, इसलिए नहीं हंस रहा कि उसे पहली बार जिंदगी में माँ बाप हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दहशत में हंस रहा बेचारा बच्चा। इसको तो घबरा गया कि हो क्या रहा है इस घर के अंदर। ये सारी स्थितियां होती हैं। इस देश में आदमी का चरित्र सदा से ही 2 कौड़ी का रहा है। ये बात रामचंद्र जी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने युद्ध में एक आदमी साथ नहीं लिया, जितने साथ लिए बंदर लिए, रीछ लिए, भालू लिए, क्योंकि रामचंद्र जी जानते थे कि आदमी गद्दारी कर सकता है लेकिन जानवर कभी भी गद्दारी नहीं करेगा इस देश के अंदर। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर राष्ट्रीय पशु है, इस मुल्क में राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय आदमी नहीं है बस। और सब कुछ राष्ट्रीय मिल जाता, आदमी राष्ट्रीय हो जाए। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं, कहीं अच्छा लगे आपका ध्यान चाहूंगा, और उस माध्यम से मैं अपनी सारी बात कह दूंगा जिसके लिए व्याख्यान माला शुरू की। आप बैसाखियों का सहारा तब तक लें, आप विकलांग हो जाते हैं तो बैसाखी ले लेते हैं। किस लिए लेते हैं? जहां आप चाहें उसके सहारे जा सकें। लेकिन जिस दिन बैसाखी जहां चाहे वो ले जाए आपको, उस दिन बैसाखी तोड़कर घर में बैठ जाओ, कोई करने की जरूरत नहीं है। तब एक कविता पढ़ना चाहता हूं और पूरे मन से आपका आशीर्वाद चाहूंगा। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की,
कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। हम अपने पद को ऊंचाई मान लेते हैं, पैसे को ऊंचाई मान लेते हैं, प्रतिष्ठा को ऊंचाई मान लेते हैं। हकीकत में ऊंचाई क्या है? ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा सकता है, जब चाहे उसे नीचे ला सकता है, जब चाहे किसी से लड़ा सकता है, जब चाहे धरती पर गिरा सकता है। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं आपकी। नेताओं को हमने बहुत कुछ कह दिया, व्यवस्था को कुछ कह दिया, मैं आपको कहना चाहता हूं आप क्या किया। 50 साल में हमने क्या किया? यहां पर एक कमरे में जो रहते हैं वो भी बैठे हैं, जो कोठियों में बैठे हैं वो भी बैठे हैं। एक कमरे से कोठी तक पहुंचने में आपने क्या कुछ खो दिया। इसी मुल्क में कहा जाता था वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपका कुटुंब भी आपका अपना है क्या? पूरी वसुधा को आप अपना कुटुंब समझोगे? आप अपने सगे भाई को अपना नहीं मान रहे तो पूरी वसुधा को कैसे मान लोगे? एक कमरे से कोठी तक पहुंचने में हमने क्या कुछ खो दिया, उसकी एक कविता पढ़ना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि इस व्याख्यान माला की अगर कोई कविता है, कोई बात है, तो शायद ये बात करना चाहता हूं। अब पूरे मन से आपका आशीर्वाद चाहूंगा। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था। आज कोठी में मेहमान आता तो सोचते हैं कब जाएगा। एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत है इस दौर पर सोचता हूं अब ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। तो पूरे मन से कविता लिखिए, पूरे मन से तालियों से आपका आशीर्वाद समझ इस कविता को कर सुनिए, क्योंकि आपकी पूरी चेतना चाहता हूं इस 5 मिनट के लिए कम से कम। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। और पंक्ति पर आपका ध्यान चाहिए। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। यह समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। जरा बेटा कमाने लग जाए तो माँ बाप उसी घर में असहाय हो जाते हैं। क्या यही कल्चर रही है हमारी? यहां 3 पीढ़ी बैठी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बाप और बेटे के 2 ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए, तब बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए, और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए, तब बेटा उसका हाथ पकड़ करके ले जाए। इसके बीच में अगर बाप बेटे हाथ मिलाने लग जाए तो समझ लेना संस्कृति गड़बड़ा रही है आपकी। कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। तथा तो घर के लोग जाग जाते थे। मैं करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। कितने जुड़े हुए थे हम लोग। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे। मैं करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, इन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूं कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूं।
आदमी पहुंच गया चांद तक। बड़ी तरक्की की इन 50 सालों, आदमी पहुंच गया चांद तक। बड़ी तरक्की की इन 50 सालों में हमने, आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता मंगल तक, खोजना चाहता सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंच पाता सगे भाई के दरवाजे तक, लेकिन नहीं पहुंच पाता सगे भाई के दरवाजे पर। और आज इस समृद्धि की ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूं, इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदियां खाइयां। और पंक्ति पर यहां से वहां तक आपका आशीर्वाद चाहिए। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मैंने खाना भी। ये बात मैंने सिर्फ आपसे इसलिए कही, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहो, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सकें। अगर परिवार से जुड़ गए तो मुल्क से जुड़ने की अपनी प्रक्रिया अपने आप शुरू होती चली जाएगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। और पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहिए। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता।